नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल है। आज के वीडियो में घटना चक्र विविध, इसके अब तक जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन बीपीएससी में आए हैं उन सारे क्वेश्चन को वन बाय वन विथ सॉल्यूशन के साथ में बेहतरीन तरीके से आपको ट्रिक के साथ में आसान भाषा के साथ समझा दूंगा। शर्त बस इतनी है कि अगर इस वीडियो को स्टार्ट कर ही लिए हो तो शुरू से लेके अंत तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में उन सारे प्रश्नों की चर्चा तो करूंगा ही जो अब तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, और स्पेशली उन क्वेश्चन का पे भी प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। और साथ साथ में 67 में जिस तरीके से मिसलेनियस क्वेश्चन आने वाले हैं उसको भी सचेत करते हुए आपको समझाऊंगा, जिससे कि एकदम ये सफर आसान हो जाएगा। ये पूरा वीडियो आपका 10 से 12 नंबर एकदम सिक्योर कर देगा। यकीन नहीं है तो एक बार देख लीजिए, और 17 अप्रैल को जब एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री कीजिएगा तब आपको एहसास हो जाएगा ये पढ़ा हुआ आपका सार्थक हुआ या नहीं हुआ। इससे पहले दोस्तों एक बात और बता दूं, अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रीलिम्स में, मेंस में, फाउंडेशन में, टेस्ट सीरीज में, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन जो है ये नीचे डिस्प्ले नंबर हो रहा है 9334710148। हाँ दोस्तों एक बात और बता दूं, हमारी संस्था में ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट है। बहुत सारे ऑप्शनल है। हमारी ऑप्शनल जो मैं पढ़ाता हूं वो हिस्ट्री है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट बैच जो है वो आज ही लॉन्च हुआ है। अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल जो भी है कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आके तैयार हो गया है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। जैसे जैसे बोलूंगा वैसे वैसे कीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में मजा आ जाएगा। कभी रिजल्ट आपका रुकने में नहीं दूंगा। अब देखिए नहीं है तो अंडरलाइन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अब इतना तो कंफर्म है, देख लीजिए कि बिहार का कौन कौन सा जिला जो है नेपाल की सीमा साझा करता है। बिहार का कौन कौन सा जिला जो है पश्चिम बंगाल की सीमा साझा करता है। बिहार का कौन कौन सा जिला जो है झारखंड के जिला को सीमा टच करता है। और बिहार का कौन कौन सा जिला उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। यह आप अपने दिल दिमाग धड़कन में एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में 67 में आपको रूबरू होना होगा क्वेश्चन से। यह क्वेश्चन आपका समाधान नहीं करेगा, लेकिन यहां से क्वेश्चन निकलेगा, एकदम गैठ बांध के दिमाग में रख लीजिए। अगर पढ़ना तो इसी तरीके से पढ़िए, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा, वरना जिंदगी बड़ी लंबी है। इसका सही आंसर होगा पूर्णिया। मधुबनी टच करता है, किशनगंज टच करता है, सीतामढ़ी टच करता है, लेकिन पूर्णिया टच नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा चर्चा इस पे कर लेते हैं। बिहार नेपाल के साथ 729 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा जो है सीमा साझा करता है। यह भी ध्यान रखिएगा 729। नेपाल के साथ बिहार के जो टोटल जो है 7 जिले जो है टच करता है, जैसे सीतामढ़ी, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, यही सीमा टच करते हैं। टोटल जो है 7 जिला। क्लियर, आगे चलते हैं। और यह क्वेश्चन जो है देखिए 63वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2070 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। और यह क्वेश्चन भी 2017 में पूछा गया, क्योंकि आप देख लीजिए तो आपको यकीन होगा 63वां बीपीएससी प्रीलिम्स 2070 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इसका सही जो आंसर होगा होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में बिहार के नालंदा पुरातात्विक स्थल को 2016 में, ध्यान रखिएगा 2016 में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर 2002 में शामिल किया गया है। तो ये दोनों का दोनों सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है ई सही जाएगा। अब देखिए विश्व विरासत में कौन कौन सा है। अब एक बार यूनेस्को के कौन में है तो उसको एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कौन से साल में इसको शामिल किया गया है, यह भी ध्यान रखिए। और उससे जुड़ा हुआ कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान रखिए, तभी मिसलेनियस सॉल्व होगा, वरना पोथी पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। अब आपको बारीकी के साथ में पढ़ना होगा, क्योंकि जिस तरीके से एनटीपीसी ने 92 कट ऑफ दिया, ये इंडिकेट कर दिया कि आने वाले टाइम में बीपीएससी में 120 से कम रहेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा जी। जो करना आप कर लीजिए।
बाकी सोचना आपको है। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो तीसरा का सही आंसर जो होगा वो मैं बता दूं, आप भी बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी 2006 और 7 आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा, 2006 और 7 में प्रस्तुत किया गया था। और आर्थिक सर्वेक्षण 2020 और 21 में इसकी जो श्रृंखला है वो 15वीं है, ये याद रख लीजिएगा, है ना। 2020 और 21 में जो है ये कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा 2020-21 में ये 15वां सर्वेक्षण है, एकदम गैठ मान लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये 64वीं में पूछा गया है, इसलिए यहां से संभावना बता थोड़ा सा कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी कि ICFIE ने वन आधारित समुदायों का समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। CISFRE का मुख्यालय कहां पे है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी देहरादून में है। 2008 में, ध्यान रखिएगा, 2008 का गलती से निकल गया, 2018। चलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून होगा। 2018 में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत यह स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, जिसको ICFRE देहरादून और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत इसे स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना और पूर्वानुमान आकलन परिषद यानी कि TIFAC नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ था 2018 में। ध्यान रखिएगा हुआ था क्योंकि चर्चा 2017 से चला था, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि समुदाय की आय को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था कि वहां के रहने वाले समुदाय जो है उनकी आय कैसे बढ़ाया जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन यानी कि BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बाढ़ बिहार में है, जो कि पटना जिला में आता है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में यह स्थित है और वर्तमान संयंत्र यूनिट 2 से बिहार को आवंटित 1000 मेगावाट के साथ 1320 मेगावाट कोयला आधारित विद्युत उत्पादन हो रहा है इस बाढ़ के NTPC में। ध्यान रखिएगा बाढ़ के शेष इकाई अप्रैल 2021 तक जो है शुरू होने की संभावना है। उस टाइम में क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, देखिए 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था और अब जो है यह स्टार्ट हो गया है। तो अब स्टार्ट हो गया है तो फिर से क्वेश्चन पूछने की संभावना जताई जा रही है। इसे थोड़ा सा बाढ़ NTPC को हल्का सा गूगल बाबा में भी सर्च कर लीजिए, हल्का सा क्या है, कौन सी कंपनी जो है इसमें काम किया था, कब इसकी स्थापना की गई थी, कब इसका आवंटन किया गया था, ठीक है ना, किसके कार्यकाल में इसकी स्थापना नींव डाली गई है। थोड़ा सा ये सब हल्का हल्का बारीकी कीजिए ना तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। ऐसे ही पढ़ा जाता है। अब वो रट्टू तोता वाला पढ़ाई कीजिएगा तो रिजल्ट रुक जाएगा, सच्ची बता रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10,000 ईसा पूर्व विश्व की जनसंख्या कितनी थी? आज से 10,000 ईसा पूर्व। इसका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए इसका 63rd BPSC में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2017 में 10,000 ईसा पूर्व विश्व की आबादी का अनुमान विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग बताया। हर एक विद्वान अलग अलग तरीके से बनाते हैं। जैसे गोल्डविक ने 2 बिलियन, मैकएवेडी और जोन्स ने 4 मिलियन और थामलिन ने 1 से 10 मिलियन का अनुमान लगाया। इसलिए इसमें कोई भी उत्तर जो है सही होने की संभावना नहीं है क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग डाटा बताए हैं, इसलिए इसमें से कोई भी सही नहीं हुआ। तो इस टाइप का अगर रहेगा, विद्वानों का मत रहेगा, तो कोशिश इसमें सोच लीजिएगा कि हमेशा अलग अलग डाटा रहेगा। जब अलग अलग रहेगा तो ई ऑप्शन आंख बंद करके मारिएगा, है ना। क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट जो बार बार प्रीलिम्स निकाल जाते हैं, 1 महीना में ऐसे ही करते हैं, उनको एक अनुभव हो जाता है और वो अनुभव मैं आपको देता हूं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप शुरू से अंत तक वीडियो देखते ही नहीं है। हम करें तो क्या करें, और रिजल्ट रुकता है तो मेरे ऊपर चिल्लाते हैं। अब इसमें मेरी क्या खता है, और आपके चिल्लाने से कुछ होने वाला तो है नहीं। तो बेहतर है वीडियो को देखें, सीखें, समझें और उसका 17 अप्रैल में उपयोग कर दीजिए। देखिए कैसे रिजल्ट रुकता है, हम भी तो देख ले। सबका होता, आपका क्यों नहीं होता है? इसका पीछे यही वजह है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है।
पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था वह है, तो सातवां का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तो आसानी जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। थोड़ा सा समझिए, 1969 में नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर उतरने वाला पहला व्यक्ति था। अब थोड़ा सा नील आर्मस्ट्रांग है कहां का, ये आप देख लीजिए, थोड़ा आप भी तो कुछ काम कर लीजिए, कहां का है देख लीजिए, कौन से महीने में चला था, जरा महीना देख लीजिए, हो सकता है उस महीना में पूछ दे अगली बार, तो महीना को देख लीजिए। इनके साथ कौन गया था ये देख लीजिए, किस सैटेलाइट में ये गए थे, वो थोड़ा सा देख लीजिए, नाम उसका क्या था, क्लियर है। तो थोड़ा सा ये सब देखिए, मजा आ जाएगा। उसी के बस अपोजिट भारत से कौन गए हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये सब कीजिए ना अपने से, थोड़ा सब कुछ हम थोड़ी करेंगे, कुछ आपको भी करना होगा, तब जो पढ़ने का मजा आएगा ना, कहिएगा सुजीत सर इसको सही में कहते हैं पढ़ाए और दिल से जिया जाता, तभी आपका रिजल्ट होगा। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है, अद्वितीय त्योहार कौन सा है, ये 56वीं से 59वीं में पूछा गया, देख लीजिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है ना, 56वीं से 59वीं प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय त्योहार छठ पूजा है। बिहार का महापर्व इसको कहा जाता है, जो दिवाली का ठीक 6 दिन के बाद जो है यह आता है, जिसमें सूर्य अस्त और सूर्य के टाइम में सूर्य देव को जो है उनकी पत्नी उषा की पूजा की जाती है, अर्घ्य दिया जाता है। ये चीज तो आप हमसे बेहतर ही जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। और भारत में हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला ये त्योहार जो है एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है। अब थोड़ा सा NH के बारे में हल्का हल्का जानकारी ले लीजिए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा, जिस अकॉर्डिंग 2011 में पूछा गया है, इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो राजमार्ग 2 में असम डिब्रूगढ़ से होकर मिजोरम तक जाता है, असम से लेकर मिजोरम तक, ध्यान रखिएगा NH2 असम से मिजो तक, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, देख लीजिए कोई भी नहीं है। और उस टाइम में ई ऑप्शन था नहीं 2011 में, 53वीं से 55वीं में, इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन। ये कब पूछा गया देख लीजिए, 53वीं से 55वीं 2011 का क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं। एकदम मंथन करना है, जो ये है वो याद रहे या ना रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग अब आपको काम करना है। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, किसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है बिहार में, तो ये 2011 के अकॉर्डिंग है, तो इसमें भी थोड़ा सा क्या है स्टार मार्क ही है। स्टार मार्क क्या है, वर्तमान में अनेक विमान कंपनियां जो है बिहार में सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही, जैसे एयर इंडिया हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस भी हो गया, किंग फिशर तो अब तो खैर खत्म हो गया, उस टाइम की कहानी थी, उस टाइम में था। गो एयर हो गया, इंडिगो हो गया, स्पाइस जेट हो गया, जेट एयरवेज हो गया, सहारा हो गया, सहारा भी अब बेसहारा ही हो गया, रॉयल नेपाल एयरलाइंस हो गया, ठीक है ना। ये सब जो है एक प्रमुख था, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न का मूल्यांकन बाहर कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहां है। देखिए बच्चा बउआ जैसा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर में। अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप किस पर्वत पर है, इसको याद रखिएगा। कब विश्व शांति स्तूप बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया, थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए और पूरा खंगाल लीजिए डाटा, एक बार दिमाग के अंदर डाल दीजिए। अगर पढ़ना तो ऐसे पढ़िए, ये मैं सच बता रहा हूं। बिहार के राजगीर की पहाड़ी में 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व शांति स्तूप सबसे ऊंचा कहा जाने वाला है। वैशाली स्थित शांति स्तूप की ऊंचाई 38 मीटर है और गुंबद जो है 20 मीटर है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाली अनुसंधान संस्था के लिए है। नव नालंदा महाविहार पाली अनुसंधान संस्था के लिए, क्यों, क्योंकि बुद्ध की जो भाषाएं थी वो क्या थी, पाली भाषाएं थी, जो वो ज्ञान देते थे, जो प्रवचन देते थे वो पाली थी, लेकिन वही जैन का प्रकृत था, यह चीज ध्यान रखिएगा। इसका आंसर सी होगा। नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन हेतु एक आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। ध्यान रखिएगा 1951 में
पाली अनुसंधान संस्था बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया था और इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्था है। यहां बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान आदि देश में पाली एवं बौद्ध अध्ययन का अनुसंधान हेतु विद्यार्थी यहां पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है? तो 13 का सही आंसर होगा, यह भी थोड़ा सा स्टार मार्क क्वेश्चन है। काठमांडू, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई नहीं होगा। बंगलौर, हैदराबाद, इसका सही आंसर होगा लोकमान्य जयप्रकाश नारायण। यहां का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना का नाम है। इन स्थलों से सीधा जुड़ाव जो है अहमदाबाद है, बेंगलोर है, कोलकाता है, कोलंबो है, दुबई है, अबू धाबी है, जम्मू है, काठमांडू है, नागपुर है, रांची है, विशाखापत्तनम है, चेन्नई है, दिल्ली है, वाराणसी है। और इस टाइम में इस क्वेश्चन को भी आयोग ने हटा दिया था। कब की ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा देख लीजिए। 2011 में 53 में पूछा गया। ये क्वेश्चन को भी आयोग ने हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पे है? पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिमी मध्य रेलवे, उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, इन सब का थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। मुख्यालय कहां पे है? इसका 14 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूर्व मध्य रेलवे का क्षेत्र हाजीपुर है। इसके अंतर्गत ही सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर और मुगल सराय, जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय रखा गया, धनबाद मंडल, इन सब के ही अंतर्गत, हाजीपुर के ही अंतर्गत जो है ये आता है। क्लियर है ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15वां नंबर, बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहां स्थित है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना में है। बिहार का उद्योग का कमिश्नर जो कार्यालय है वो पटना में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दिमाग में, अगली बार क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। 53 55 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में एक समय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में सीमित नक्सलवाद अब इन राज्यों में भी फैल चुका है। तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा में भी फैल चुका, छत्तीसगढ़ में भी फैल चुका, झारखंड में भी फैल चुका और बिहार में भी फैल चुका है। भारत का नक्सलवाद क्षेत्र जो है इन सब जगहों पे फैल चुका है। ऑप्शन नंबर ए। अब थोड़ा सा नक्सलवाद देख लीजिएगा कि कहां कहां फैला हुआ है, कौन कौन से क्षेत्र में, खास करके बिहार में भी देख लीजिएगा। बिहार के कौन कौन से जिला इससे क्या है, प्रभावित है। यहां भारत में पूछा, अगर अगली बार बैठे 67 में बिहार से पूछ देगा तो जिला याद रखिएगा, श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुलिया से थे। पुरुलिया से थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के विक्रमपुर में हुआ था। यह तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला स्कूल के क्या थे, हेडमास्टर थे और इनकी कर्मभूमि तत्कालीन बिहार के पुरुलिया जिला में ही रहा था। थोड़ा सा एक चर्चा में उस टाइम में आए थे, इसलिए इनसे पूछ दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार में यद्यपि जमदारी संविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया था। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, आंसर हम बताते हैं। प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। हिंदू के हाथ में रह गया था। आइए एक सेकेंड, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1950 में बिहार सरकार के द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित कर दिया गया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरीके से प्रस्तुति दे दी। 1954 और 1959 में इसमें संशोधन फिर से किया गया, लेकिन इस अधिनियम में कुछ व्यवस्था ऐसी थी जिसके तहत वे घर, बगीचा, तालाब, पुस्तकालय, व्यापार आदि के उद्देश्य से जमीन का एक बड़ा हिस्सा अपने पास रख सकते थे। किसके लिए? बगीचा के लिए, तालाब के लिए, पुस्तकालय के लिए, व्यापार के लिए, घर के लिए। इसके अलावा कानून का क्रियान्वयन धीमा होने के कारण वे भी जमीन पर प्रधान जातियों का कब्जा बना रह गया। कानून धीमा रह गया, प्रधान जाति जो थे हिंदू, इनका जो है इस पे वर्चस्व बना रह गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 19वां नंबर आपके स्क्रीन पे आ गया है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन, आसानी से बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, बाबू महेश्वर प्रसाद सर। बिहार के जो प्रमुख समाचार पत्र था बिहारी, उसके संपादक जो थे बाबू महेश्वर प्रसाद। एकदम रट जाइए, याद कर लीजिए, 53वीं में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉरी
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दक्षिण गंगोत्री स्थित है 20वां। इसका सही आंसर होगा कहां पे, तो अंटार्कटिका में स्थित है। श्वेत महादेश के नाम से प्रसिद्ध जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित अंटार्कटिका में स्थापित भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री जिसका नाम है, पहला अनुसंधान केंद्र है, जिसे 1984 में स्थापित किया गया था। अब गूगल में खोजने की जरूरत नहीं है, आप हमारी बात को सुनते जाइए और रिकॉल कीजिए माइंड में। 1984 में जितना बोलता हूं लिखते जाइए ताकि मजा आते रहे, दिमाग में रखा रहे। 1984 में स्थापित किया गया था और अंटार्कटिका में स्थापित भारत का दूसरा स्थायी जो शोध केंद्र है उसका नाम मैत्री है। पहला गंगोत्री और दूसरा मैत्री। अंटार्कटिका के लार्स मैनहिल क्षेत्र में भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया और जिसका नाम है भारती। पहला गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती। याद रह जाएगा ना, गंगोत्री से मित्रता किया और मित्रता किसने किया, तो भारती ने किया। अगर इस तरीके से पढ़िएगा तभी रिजल्ट होगा, ऐसे रिजल्ट की कोई कल्पना करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। ऐसे ही अब पढ़ना होगा अगर रिजल्ट आपको 120 प्लस देना है तो, बाकी आपकी इच्छा। 21वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, जवाब दीजिए मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है और 53वीं से 55वीं में पूछी गई पुस्तक है ये। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, सही आंसर जो है हम बता रहे हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी, गीता रहस्य जो है तिलक के द्वारा लिखी गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, गीता रहस्य नामक जो ग्रंथ था वो लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मंडेला जेल में लिखा था। थोड़ा सा समझ लीजिए गीता रहस्य क्या है, किसने लिखा, थोड़ा सा समझ लीजिए, और कब लिखा, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम जो पूछेगा ये कब लिखा गया है, उस समय पूछेगा क्या, तिलक के द्वारा लिखा गया गीता रहस्य मंडेला जेल में कौन से साल लिखी गई थी। हवा आपकी निकल जाएगी और आपको लगेगा सुजीत सर इतना आसान बउआ वाला क्वेश्चन हाथ से निकल गया। तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, निश्चिंत रहिए, सतर्क रहिए, सजग रहिए और जैसे बताता हूं वैसे पढ़िए तो रिजल्ट आ जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ये सब जो पुस्तक बोला जा रहा है ना, ये कहीं न कहीं उस साल में चर्चा रहा है। अब इस टाइम में जो पुस्तक है और खास करके हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री से, तो उस जो पुस्तक है उसके राइटर कौन है, कब ये लिखा गया है, इसका थीम क्या था, इसको एकदम दिमाग में बांध लीजिए क्योंकि आने वाले टाइम में मिसलेनियस यानी कि विविध में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पूछा जा रहा है 1984 किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अब थोड़ा सा जॉर्ज ऑरवेल के बारे में पढ़ लीजिए कि आखिर जॉर्ज ऑरवेल कौन था। क्लियर है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और आप लोग तैयार हो जाइए आंसर देने के लिए। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। अब ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन पुरस्कार। अब देखिए थोड़ा सा अर्जुन पुरस्कार को समझ लीजिए कि पहला कौन सा व्यक्ति था जिसको अर्जुन पुरस्कार मिला था, अर्जुन पुरस्कार शुरू कब हुआ है, किसके नाम से शुरू हुआ है, ठीक है ना। बस इतना 3-4 फैक्ट को ध्यान रखिए। यकीन मानिए मिसलेनियस में 15 में 12 से कम आएगा नहीं, यकीन मानिए, एक बार कीजिए तो सही से, और यही आपको अब करना भी होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा अर्जुन पुरस्कार बी। अब थोड़ा सा समझिए, खेलकूद की उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार जो है सर्वोच्च है, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है तथा अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों के उन 4 साल की उपलब्धि के आधार पर दिए जाते हैं। 4 साल, अब यह भी एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी और अर्जुन पुरस्कार भी 4 साल की जो उपलब्धियां होती उसी के आधार पर यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता, और यह पुरस्कार राष्ट्रीय युवा खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता, जिसको वो बोलेगा उसी को मिलेगा। राजीव खेल रत्न तथा अर्जुन पुरस्कार प्रति वर्ष प्रदान किया जाता, हर साल इसे दिया जाता ना किसी किसी को जो उसके लायक रहता, जिसका 4 साल के कैरियर में बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है। राजीव गांधी खेल रत्न के तहत खिलाड़ियों को एक मेडल, ध्यान रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न के पुरस्कार के तहत एक मेडल, एक प्रमाण पत्र, 7.5 लाख रुपया नगद दी जाती है, और अर्जुन पुरस्कार के तहत खिलाड़ियों को एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र और 5 लाख राशि दी जाती है। लीजिए खड़े खड़े सब कुछ आपका क्लियर हम कर दिया, अब आपको गूगल के पास जाना भी नहीं है।
24वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेल्सन मंडेला। जिनको भारत रत्न, पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया, नेल्सन मंडेला को। दक्षिण अफ्रीका के थे। गोरे सरकार के विरुद्ध जो है गांधीवादी मूल्यों के आधार पर आंदोलन चलाना और दक्षिण अफ्रीका के गोरे सरकार के द्वारा फैलाई गई जाति विद्वेष को समाप्त करने के लिए 1990 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुने हुए देशों की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब नहीं है तो उसमें जोर लगाते हैं क्योंकि फिर भूल जाइएगा दूसरी बार में। नहीं है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 50% से अधिक जो है मक्का पैदा करता है, किंतु निर्यात, विश्व निर्यात का मात्र 3% ही करता है। अब अगर वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा, अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा 25% ऊन उत्पादक करता है और 40% निर्यातक है। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा स्थान आता है नूर ऊन निर्यातक में। न्यूजीलैंड में भेड़ों की कुल संख्या जो है, क्लियर नहीं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, भेड़ों की कुल संख्या जो है वो क्या है 2.7 करोड़ है, जो विश्व के कुल भेड़ों की संख्या से 1030 मिलियन का 4% है। न्यूजीलैंड कुल वैश्विक भेड़ मांस 75% है और निर्यातक लगभग 16% है। संयुक्त राज्य अमेरिका 35% मक्का का पैदा करता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बेन सर। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का 35.51% मक्का पैदा करता है, किंतु ध्यान रखिएगा, किंतु साथ ही विश्व का सबसे बड़ा मक्का निर्यातक भी है। अमेरिका विश्व का मक्का निर्यातक का 32% निर्यात करता है। अतः ए जो है वो क्या है? गलत कथन है। क्लियर हो गया? आइए, और ये जानना भी बेहद जरूरी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। इजराइल और पीएलओ के बीच प्रथम सीधी बैठक हुई थी, उस टाइम में चर्चा में था। ये 1992 और 93 के टाइम में है। ध्यान रखिएगा, तो इसका सही आंसर होगा सी, मैड्रिड। ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि उस टाइम का है। इजराइल और पीएलओ, पीएलओ मतलब प्लास्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ के बीच सीधा बैठक हुआ था। तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा पीएलओ क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट है 27 नंबर, जो पुराना क्वेश्चन होगा बस उसे हम सीखेंगे, उसको जानने की जरूरत नहीं करेंगे। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO कहता है जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीटर सदरलैंड। ध्यान रखिएगा, WTO की स्थापना गेट के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1995 को गेट के स्थान पर, GTT गेट के स्थान पर हुई थी। अब सदरलैंड को WTO के महानिर्देशक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, परंतु WTO के विधिवत निर्वाचन प्रथम महानिर्देशक रूनेटो रुगेरिया 1995 से 99 है। ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस टाइम में WTO के जो है अध्यक्ष कौन है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो हम बता ही दिए पहले कौन है, कब आया है WTO, इसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा हल्का सा गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपको मजा आ जाएगा। अब आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि WTO को हम क्या करेंगे, पेन पेपर लेके बैठिए ये पूरा सेशन, और जो जो इंपॉर्टेंट है जिसको गूगल में सर्च करना है थोड़ा सा सर्च कर दिए, वीडियो पॉज कीजिए, सर्च कीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर आगे चलिए, तो पढ़ने में मजा आएगा। देखिएगा, कहिएगा सुजी सर मजा आ गया। दामोदर घाटी निगम कब स्थापित किया हुआ? 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1948 में। बिहार और पश्चिम बंगाल की सहमति के पश्चात ही केंद्र ने 1948 में दामोदर घाटी निगम अधिनियम जो है पारित किया था, और 7 जुलाई 1948 को भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम अस्तित्व में आ गई थी 1948 में। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मत पूछे तो 7 जुलाई बता दीजिएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है कहां पे? 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रा नदी पे। ध्यान रखिएगा,
भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटक राज्य के बाबू बुदन पहाड़ी, थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाबू बुदन पहाड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? श्रृंखला के समीप भद्रा नदी पर स्थित है। बाबू बुदन श्रृंखला की पहाड़ी से मिलता क्या क्या है? तो लोहा, मैगजीन, चूना पत्थर, ये सब चीज जो है ये बाबू बुदन पहाड़ी जो कहां पे है? कर्नाटका में है। भद्रावती इस्पात केंद्र कर्नाटका में। थोड़ा सा समझिए, ऐसे पढ़िएगा ना तभी रिजल्ट आएगा। आप हो सकता है इस समय आप मुझे गलत सेंस से अपने माइंड में रख लें, लेकिन यकीन मानिए जिस दिन रिजल्ट आपका रुकेगा उस दिन सबसे करीब अगर दिल के रहेंगे तो सिर्फ मैं ही रहने वाला हूं, क्योंकि उस दिन दिल एहसास करवाएगा, काश इस सेशन को अगर दिल से जी लिए होते तो मेरा रिजल्ट आज नहीं रुकता और मैं मेंस लिखता। यही 2 नंबर ने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से क्या फायदा है? इसलिए कभी ऐसी जिंदगी में ना, इसका ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थाईलैंड, म्यांमार आदि नशीली पदार्थों के उत्पादन वाले क्षेत्र से है। यह 1996 का पुराना है क्वेश्चन, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना? सही बात। आइए, लेकिन थोड़ा सा चर्चा में देख लीजिएगा स्वर्णिम त्रिकोण है क्या। अगर देखा जाए मैं थोड़ा सा हल्का सा चर्चा कर दूं इसके, ताकि मजा आ जाए। दक्षिण पूर्व एशिया में 4 देश है, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड है। और दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा कुख्यात अवैध अफीम उत्पादन का क्षेत्र जो है वो अफगानिस्तान है, ध्यान रखिएगा। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा ईरान को मिलाकर बनने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? स्वर्णिम अर्धचंद्र। ध्यान रखिएगा, स्वर्णिम अर्धचंद्र किसको किसको मिला के? तो पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और ईरान को मिला के ही स्वर्णिम अर्धचंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड रिपोर्ट के अनुसार भारत में बंधुआ बच्चों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और यह क्वेश्चन 1994 के तहत पूछा जा रहा है। क्लियर है? लेकिन अगर इस टाइम में अगर देखा जाए, इस टाइम में, तो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे दक्षिण एशिया के 60 गैर सरकारी संगठन, जिसको एनजीओ द्वारा है 1989 में गठित साउथ एशियन कोलिशन ऑन चाइल्ड सर्विट्यूड 1989 में गठित किया गया था, और 21 मई 1993 में बाल मजदूरी का प्रकाशन रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल मजदूरों की संख्या जो है 5.5 करोड़ थी 1993 में। इसके विपरीत तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पुरने एस संगमा के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बाल मजदूरों की संख्या 1.7 करोड़ थी। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32वां नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है खनिज तेल निर्यात में लंबे समय से पहले स्थान पे बना हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पे रूस है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, दूसरे स्थान पे रूस है, तीसरे स्थान पे भी थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित हैं? प्रकाश पादुकोण, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन से संबंधित है। बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये प्रकाश पादुकोण वही है जो आप जानते होंगी, एक अभिनेत्री है दीपिका पादुकोण, उन्हीं के पिताजी श्री है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 34वां नंबर क्वेश्चन, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव। ऑप्शन नंबर बी, संतोष यादव, हरियाणा राज्य की निवासी। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं। हरियाणा राज्य की निवासी भारत तिब्बत सीमा पुलिस में अधिकारी संतोष यादव एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शिखर पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की गिनी चुनी महिलाओं में से एक संतोष यादव ने प्रथम बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में एवरेस्ट शिखर पर विजय प्राप्त की थी। उनकी इस उपलब्धि पे भारत सरकार ने उनको वर्ष 2000 में पद्मश्री से सम्मानित किया था, जबकि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी जो 1984 में एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी थी। बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, और एवरेस्ट पे दूसरी महिला जो थी वो संतोष यादव थी। और ये संतोष यादव 2 बार लगातार 1992 और 93 में भी चढ़ी थी। बस इतना ध्यान रखिएगा, मजा आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिया विंस
फ्रीडम के लेखक हैं? तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आजाद। क्लियर है? 92-93 का क्वेश्चन उस समय चर्चा में था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है? थोड़ा सा अबुल कलाम आजाद के बारे में समझ लीजिएगा। अबुल कलाम आजाद कौन थे वो तो पता है, ये कहाँ के थे थोड़ा सा समझ लीजिएगा, कब इनकी मृत्यु हुई है थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना? इनकी थोड़ी सी उपलब्धियां देख लीजिएगा, ताकि अगर यहां से क्वेश्चन पूछे तो आसानी से बता दें, ना कि सर झुका के गलत करके चलाएं। भारत की राष्ट्रीय स्तनी है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाघ। भारत की राष्ट्रीय पशु बाघ, वैज्ञानिक नाम जो है इसका पेंथ्रा टिग्रिस, ये तो ये जानते ही होंगे, जो एक स्तनधारू पशु है। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 37वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर हो गया ना? इसको थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या है कलिंग पुरस्कार, कब इसकी शुरुआत हुई है, थोड़ा सा लेकिन कहिए, मैं ही बता देता हूं। इसकी शुरुआत 1952 में हुई है। यूनेस्को के द्वारा प्रदान किए जाने वाले इस पुरस्कार में प्रथम प्राप्तकर्ता फ्रांस के लुइस डे ब्रोगेल, ध्यान रखिएगा पहले हैं, लुइस डे ब्रोगेल। कलिंग पुरस्कार दे कौन रहा है? तो यूनेस्को दे रहा है। कब से? 1952 से। एकदम ध्यान में रखिएगा, किसको मिला पहला? लुइस डी ब्रोगली को। और भारत को अब तक 8 बार कलिंग पुरस्कार बहुत प्राप्त हो चुका है। लिख लीजिए, कहीं लिखना चाहे तो 8 बार कलिंग पुरस्कार मिल चुका है। कलिंग पुरस्कार प्राप्त करने वाले को जो इनाम रूप में $40,000 और एल्बर्ट आइंस्टाइन रजत पदक जो है दिया जाता है कलिंग पे। एकदम याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को देता है, 1992 से दे रहा है, 8 बार भारत को मिला है। और इसमें $40,000 और अल्बर्ट आइंस्टाइन, $40,000 तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन प्रशस्ति के रूप में किसकी तस्वीर, प्रतिमा दी जाती है? ऑप्शन दे देगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर निकोलस का, या फिर आपका एडिसन का, या फिर गैलीलियो का। तो आपको पता होगा तो आसानी से बता दीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं पता होगा तो फिर आप जो होगा सो आपको भी पता है। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम अवस्थिति है? तो 38 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये क्वेश्चन 1992 में 93 में पूछा गया क्वेश्चन, डिस्प्ले हो रहा है। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है इंडियाना पोलिस मोटर स्पीडवे संयुक्त राज्य अमेरिका में है। 1909 में निर्मित यह विश्व का सर्वाधिक दर्शक क्षमता वाला यह स्टेडियम है, जिसमें 2,57,000 दर्शक बैठने की है, जिसे बढ़ाकर अब 4 लाख कर दिया गया है। इसके विपरीत कोरिया गणराज्य के प्योंग में स्थित जो फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम है, जिसको एडग्राडो डे स्टेडियम कहा जाता है, जिसमें दर्शक की क्षमता 1.5 लाख है। यानी 4 लाख पहले जो कि अमेरिका में है, और दूसरा नंबर पे जो आता है वो कोरिया का आता, जिसमें 1.5 लाख है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 39वां नंबर, ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, भारतीय मूल के लेखक नीरज सी चौधरी हैं, जिनको 1951 में रचित पुस्तक आत्मकथा विदा की रचना के लिए इस पुस्तक नीरज सी चौधरी को 1897 ईस्वी में किशोरगंज, वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित, अपने जन्म के प्रारंभ किया। और इस पुस्तक में इन्होंने अपने मानसिक बौद्धिक के बारे में उस टाइम में चर्चा में रहा था, इसलिए ये पुस्तक को वो उस टाइम में पूछा, चर्चा में था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। आइए 40 नंबर क्वेश्चन आते हैं। अनीता रॉडिक किसकी लेखिका है? आजकल पुस्तक लेखक पे थोड़ा सा ज्यादा कमान कीजिएगा, ये चीज तो क्लियर हो गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिजनेस एंड अनयूजुअल। उस टाइम में क्वेश्चन 2002 और 1 और 2 में पूछा गया, लेकिन हमें इसको इंपॉर्टेंट नहीं देना, ये कोई काम का चीज नहीं है। लेकिन हाँ, इस तरीके से पुस्तक लेखक जो है, इन सब पे हमारी नजर जो है गहरी होनी चाहिए। ग्रीन पीस यानी कि हरित शांति क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, और यह बहुत चर्चा में है। 40वां बीपीएससी प्रीलिम्स 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1971 में आपको पता ही होगा
ग्रीन पीस पर्यावरण कार्यकर्ताओं का एक समूह है जिसको ग्रीन पीस कहा जाता है, जिसकी स्थापना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर शहर में 1971 में अमेरिका के द्वारा अलास्का में परमाणु अशस्त्र परीक्षण का विरोध करने के लिए किया गया था। और विश्व के प्रमुख पर्यावरण संगठन ग्रीन पीस व्हेल मछली के शिकार, वैश्विक उष्णन जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहते हैं, प्राचीन वनों का ह्रास, परमाणु शक्ति और जीन अभियांत्रिकी के विरोध में विश्व जनमत बनाने के लिए किया जाता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? तो एम्स डर्बन में है। यह चीज थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका की नई संसद में राष्ट्रीय सभा और सीनेट का क्रमशः शक्ति क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 400:90। अब राष्ट्रीय सभा, दक्षिण अफ्रीका की नई संसद जो है उसमें 400 सीटें हैं दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार। अब थोड़ा सा बदला है, इस चीज को ध्यान रखें। विभिन्न पार्टी का चुनाव होता है। यदि किसी राजनीतिक दल को चुनाव का 40% वोट मिलता है दक्षिण अफ्रीका में, तो वह राष्ट्रीय सभा में उसे 40% अर्थात 160 सीटें प्राप्त होगी। और सीनेट, दक्षिण अफ्रीका के संसद के दूसरे सदन को स्थापित सीनेट को जो है 1994 में किया गया था। 1996 में संविधान को अंगीकृत करके सीनेट का नाम बदलकर राज्यों का राष्ट्रीय परिषद कर दिया गया और इसकी सदस्य की संख्या जो थी वो 90 थी, इसलिए वहां उस समय में चर्चा में था। इसीलिए यहां से क्वेश्चन 1995 में पूछा गया था। हमें तो कोई मतलब नहीं, बस देख लेना कि किस टाइप से कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आज के बाद हम न्यूज़पेपर में उसी न्यूज को कट करेंगे, उसी न्यूज को लिख लेंगे। बस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अभी जो है पटेल की मूर्ति बनी हुई है। थोड़ा सा भगवान के लिए इंटरनेट में चर्चा करके खोज लीजिए क्या है पटेल, कब बने हैं, कौन कंपनी बना रही है, कहाँ का, कौन से कंट्री का है, इसमें कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, थोड़ा सा ये सब देख लीजिएगा। क्लियर है? आइए 44वां नंबर क्वेश्चन आता है। वह भाषा जो भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक संख्या में बोली जाती है वह है? तो 44 का सही आंसर जो होगा इसमें कोई भी नहीं है। सब स्टार 2011 के जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए, क्लियर है, देखा जाए तो तेलुगु हिंदी के बाद जो है वक्ताओं की तीसरी जो है सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के बाद वक्ताओं की तीसरी बोली जाने वाली है तेलुगु। जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए भारत में तो तेलुगु हिंदी के बाद जो है तीसरी संख्या में है। अब हिंदी 41% है जो कि पहले स्थान पे है, बंगाली 8%, तेलुगु 7.19 है, मराठा 6.9 है। क्लियर है? तो उस हिसाब से अगर दूसरी की बात की जा रही है तो यहां पे बंगाली है जो कहीं भी दूर तक ऑप्शन में कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहां पे जो है स्टार मार्क है। तो ध्यान रखिएगा, पहला हिंदी तो दूसरा बंगाली है और तीसरा तेलुगु। एकदम गांठ बांध लीजिए दिमाग में। यहां जो बोली जाती है भाषा भारत में वो पहला जो है हिंदी है जो कि 41% है, बंगाली 8 है और तेलुगु 7.1 है, उसके बाद मराठी है। आइए, लेकिन नजदीकी जो होगा वो तेलुगु सही होगा अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां नंबर, यूनेस्को का कार्य भाषाएं हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी कार्य भाषाएं। यूनेस्को के रूप में जो 6 भाषाएं प्रयुक्त होती है यहाँ पे, ऐसे 3 यहाँ पर दिया हुआ 6 भाषाएं होती है, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, अरबी और स्पेनिश। ये जो है टोटल 6 भाषाएं जो है यहाँ पे यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 46वां नंबर, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन, अरविंद घोष 2 भागों में से लिखे, 58 अध्यायों में विभक्त किया गया इस पुस्तक को। इस पुस्तक में अरविंद घोष ने अपने अंतर ज्ञान के आधार पर पश्चिमी विचार, पूर्वी अध्यात्म का संश्लेषण प्रस्तुत किया है और आध्यात्मिक कविता, सावित्री, गीता, निबंध आदि लेखों की कविता भी इसके माध्यम से लिखा गया है। 47वां, द मूर्स लास्ट साई के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रुशीद। द मूर्स लास्ट साई के लेखक जो है भारतीय मूल के लेखक सलमान रशीद हैं। रशीद के द्वारा 1995 में प्रकाशित इस पुस्तक की पृष्ठभूमि जो है ये 96 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और 95 में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है।
देख लीजिए, सॉरी 95 में ये पुस्तक को लिखा गया और 96 में इस पुस्तक को लिख दिया गया, जिसमें प्रकाशित पुस्तक की पृष्ठभूमि मुंबई और कोचीन में इनके विचारों का विरोध पुस्तक का हो रहा था और इन विचारों के विरोध में समाधान व्यक्तिगत हितों पर आधार पर किया गया था, तो इसलिए चर्चा में था, इसलिए क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन अमेरिकी शस्त्रों का सबसे बड़ा खरीदार है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब। ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब। आइए अब थोड़ा सा देख लीजिएगा शस्त्रों में भारत का क्या स्थान है। क्लियर है, ये जानना जरूरी है। भारत कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे कौन है, इन सबको थोड़ा सा देखिएगा। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था वर्ष, मगहर महोत्सव। तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1987 में। विश्व को मानवतावाद का संदेश देने वाले महान सूफी संत कबीर महापरिनिर्वाण स्थली पर वर्ष 1987 से लगातार मगहर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। ध्यान रखिएगा, मगहर महोत्सव का। और 2012 और 17 में विधानसभा चुनाव के कारण यह आयोजन जो है स्थगित किया गया था। 12 और 17 में यह महोत्सव 12 से 18 जनवरी के मध्य चलता है। 12 से 18 जनवरी के मध्य चलता है यह महोत्सव। और इस समय जो है संजोग ऐसा है कि पढ़ा रहे हैं और इस समय मगहर महोत्सव चल भी रहा है। क्या कमाल की बात है, 12 से 18 जनवरी और आज है 17 जनवरी। पूर्वी सोवियत संघ का कौन सा पहला गणराज्य था जिसने अपने को स्वतंत्र घोषित किया था? तो 50 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथुआनिया। उस समय चर्चा में रहा था, इसलिए 1992-93 में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले लिथुआनिया, उसके बाद जॉर्जिया, उसके बाद एस्टोनिया, उसके बाद यूक्रेन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस खेल के लिए थॉमस कप पुरस्कार जो है दिया जाता है? तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैडमिंटन के लिए, टेनिस टेबल के लिए, हॉकी के लिए। हॉकी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा क्या है, ये राष्ट्रीय खेल है। थोड़ा क्रिकेट देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। नेक्स्ट जो है, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब तो आसान ही है। 53, 20वीं शताब्दी के आखिरी कुंभ मेला कहां मनाया गया? 20वीं शताब्दी का आखिरी कुंभ मेला। तो 53 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार में। बहुत इंपॉर्टेंट है। 20वीं सदी का अंतिम जो कुंभ मेला चला था वो हरिद्वार में चला था और ये 97-98 में पूछा गया क्वेश्चन था। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जंतर मंतर का निर्माण किया था? तो 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा जयसिंह ने। ऑप्शन नंबर डी, महाराजा जयसिंह ने। जयपुर स्थित जंतर मंतर का निर्माण सवाई राजा जयसिंह ने किया था और यह मुबारक महल के बाहरी प्रांगण में स्थित है जंतर मंतर। क्लियर है? अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिएगा, क्या है, थोड़ा सा ज्योतिष से है, थोड़ा सा इसको चीज को समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन। एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? एडल्ट हाथी जो होता है उसका भार लगभग कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोग्राम होता है। 1992-93 में क्वेश्चन पूछा गया 48वां में। इसका सही आंसर 5000 किलोग्राम होता है। एक वयस्क भारतीय हाथी जो होता है उसका भार जो होता है वो 2000 से 5000 किलोग्राम के बीच होता है और अब तक सबसे वजनी हाथी अफ्रीका में पाया गया जिसका भार 7000 किलोग्राम है। यह भी याद रख लीजिएगा। और एक वयस्क भारतीय हाथी 250 से 300 ग्राम तक का भोजन प्रतिदिन करता है, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। 5000 वजन, 250 ग्राम खाना और सबसे बड़ा वजन 7000 किलोग्राम जो कि अफ्रीका में पाया गया है। स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषाएं हैं? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। थोड़ा सा इसलिए चर्चा में क्योंकि उस टाइम में ये चर्चा में रहा था, इसलिए 1992-93 में पूछा गया स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा जो है जर्मन भी है, फ्रेंच भी है और इटालियन भी है। तीनों भाषा बोली जाती है स्विट्जरलैंड में। अब थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा मेरे लिए, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ जरा बता दीजिए। स्विट्जरलैंड किस कॉन्टिनेंटल में पड़ता है ये भी थोड़ा सा बता दीजिए तो मजा आ जाए पढ़ने का। मतलब इसके अतिरिक्त रोमांस भाषा भी
ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड में बोली जाती है, किंतु इसके बोले होने वाली संख्या बहुत कम है, 0.9%, 1% भी नहीं है जो रोमांस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, वो थे 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। खगोल शास्त्री थे एस चंद्रशेखर। वो 1983 में भौतिक शास्त्र में चंद्रशेखर को जो है हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए मिला था। 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोनों वैज्ञानिक का जन्म जो है भारत में हुआ था, किंतु इन्होंने अमेरिका की नागरिकता को ग्रहण कर लिए थे, हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। 38वां बीपीएससी 1992-93 में पूछा गया क्वेश्चन है और अभी भी पूछा जाएगा, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको दिमाग में रख लीजिएगा। खगोल शास्त्री क्या थे, हरगोविंद खुराना कहां के थे, क्यों दिया गया, कब दिया गया है, किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। इस चंद्रशेखर में भी यही चीज है, थोड़ा सा ध्यान से ही सब पढ़ लीजिए, काम देगा आगे। वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड का खिताब दिया है? तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वराज पाल को। भारतीय मूल के स्वराज पाल 1999 में है। यह सब पुराना क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन देशों में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 59 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य नहीं है। ये 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं इस टाइम में, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। 5 जो है अस्थायी सदस्य हैं। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट ब्रदर्स के द्वारा। 1903 में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर ने कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिकों ने किया था? तो 61 का सही आंसर होगा, गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज किया था, जो कि कहां का था? इटली का प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक गैलीलियो था, जिसने टेलीस्कोप की खोज किया था। और टेलीस्कोप के साथ साथ गैलीलियो ने जड़त्व के नियम, याद रखिएगा फिजिक्स में जो फंसते थे आप बचपन में, जड़त्व के नियम और गति के समीकरण का निर्माण भी गैलीलियो का ही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस खनिज के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो 62 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेमेटाइट के द्वारा। ध्यान रखिएगा, हेमेटाइट के द्वारा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन नन एलिजमेंट के नेता कौन था? तो 63 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। और यह 1999 में पूछा गया क्वेश्चन था। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए, मैं नहीं करूंगा। गुट निरपेक्ष क्या है आंदोलन, थोड़ा सा चर्चा देखिए गूगल में देख के और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा की जन्मभूमि थी? 1997-98 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए इसको अच्छे तरीके से, तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त के आसपास 1910 में अल्बानिया में हुआ था। 6 जनवरी 1929 को कोलकाता में आई मदर टेरेसा निर्धन और बीमार लोगों की सेवा के लिए मशीनरी ऑफ चैरिटी के नाम से संस्था की। कुष्ठ रोगियों और नशीले पदार्थ से लती लोगों, दीन दुखियों के लिए निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना करते हैं। और मदर टेरेसा वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। और उसके बाद जो है पहली मदर टेरेसा महिला थी जिनको नोबेल पुरस्कार ये इंडिया में दिया गया था। नेक्स्ट जो है 65 नंबर क्वेश्चन, कौन सा 2 राज्य चंदन तस्कर बीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए वार्तालाप कर रहे थे? 65 नंबर क्वेश्चन, उस समय बहुत चर्चा था 97-98 में। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटका और तमिलनाडु, दोनों जो है बीरप्पन से आत्मसमर्पण के लिए कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट जो है 66 नंबर, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय जाता है? 66 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वी साराभाई को। भारत में अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान के विकास की प्रेरणा स्रोत सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष
वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई रहे थे और वर्ष 1962 में गठित भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर वी साराभाई थे। डॉक्टर साराभाई की अध्यक्षता में उक्त समिति ने वर्ष 1969 में पुनर्गठित करके भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नाम दे दिया था 1969 में, इसलिए इसको भी आप याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि H.J. भाभा। भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। 10 अगस्त 1948 को डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था और डॉक्टर भाभा ने 3 चरण वाले परमाणु ऊर्जा जनन के कार्यक्रम को निर्धारित किया था और भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम क्रमशः इसी दिशा में आगे भी बढ़ा था। 68वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सचेत रहिए, सतर्क रहिए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश में बहुत ही ज्यादा आगे है? तो 68 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान से। अब देखिए, शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने के लिए भारत किस देश से ज्यादा, 1994 में क्वेश्चन पूछा गया, इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में निर्मित टैंक का नाम है? तो 69 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन। और यह क्वेश्चन 1992-93 में पूछा गया, लेकिन समझिए कि जो चर्चा में रहा है उसी को पूछा गया। भारत में के द्वारा जो है स्वदेशी निर्मित मुख्य टैंक जो है अर्जुन 1993 में सफल परीक्षण किया गया था और फिर क्वेश्चन उसी साल पूछ लिया गया था। भारतीय सेना में इसको शामिल किया गया था, जिसे रक्षा विकास अनुसंधान, गलती हो गया, विकास रक्षा एवं अनुसंधान विकास DRDO द्वारा जो है भारतीय हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड वेल और अर्थ मूवी वेम के आदि के सहयोग से इसे किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। महाहाजिर कौम आंदोलन क्या था? बताइए। महाजिर कौमी आंदोलन क्या था? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में बसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल था। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया 1995 में पूछा गया, बस इतना थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके नेता जो थे अल्ताफ हुसैन। 71 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, अगर इस सेशन को आप देख लीजिएगा ना, रियली बता रहा हूं, आप समझ जाइएगा कि मिसलेनियस क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कहां से आयोग दागेगा और जहां आसानी से आप निकल के चल जाइएगा बाहर। अब आपका क्लियर हो जाएगा अगर इस पूरी की पूरी सेशन को देख लीजिएगा तो। बाकी आपकी इच्छा। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी है जो उड़ नहीं सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कीवी। कीवी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। पक्षी वर्ग में शामिल कीवी उड़ नहीं सकता है, परंतु बहुत तेजी से दौड़ता है, उड़ नहीं सकता जबकि पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन क्या है? तो 72 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों को बचाने के लिए एक आंदोलन किया गया। थोड़ा सा चिपको आंदोलन क्या है समझ लीजिएगा, कब यह किया गया है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य था, कौन इसके नेता थे, थोड़ा सा आप भी कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही। भाले कुल्हाड़ी चमकेंगे, हम पेड़ों पे चिपकेंगे। भाले कुल्हाड़ी चमकेंगे और हम पेड़ों पे चिपकेंगे। पेड़ों पर हथियार उठेंगे, हम भी उनको साथ कटेंगे। पेड़ों पे हथियार उठेंगे और हम भी उसी के साथ कट जाएंगे। इसी नारे के साथ 1973-74 में पेड़ों को बचाने के लिए एक मंडल जो है चमोली की महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपककर अहिंसक आंदोलन शुरू कर दिया, चिपको आंदोलन। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा आदि पर्यावरणविदों ने चिपको आंदोलन को विश्व में एक पहचान दिला दी, जिसने बताया कि पेड़ों पे हथियार उठेंगे, हम भी उनके साथ कटेंगे। और यही चिपको आंदोलन था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, और बहुत ही सफल हुआ था, देश दुनिया तक फैला हुआ था। क्वेश्चन पूछ दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सरकारी योजना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय शिक्षा और राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है। उस टाइम 1992-93 में पूछा गया था। जो अब देखिए थोड़ा सा इसको समझिए, 1987-88 में इसे प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
और प्रत्येक विद्यालय में 2 बड़े कमरे, कम से कम 2 शिक्षक, इसकी आवश्यक सामग्री होती थी। आगे चल के 2002 और 3 में यह योजना जो है सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दी गई। जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो सर्व शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्टार टीवी का मालिक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपर्ट मर्डॉक। थोड़ा सा उस टाइम में चर्चा में रहा होगा। अभी जैसे चर्चा में आता जी टीवी, तो थोड़ा सा जी टीवी क्योंकि पूरी तरीके से सरकार के लिए पूरी तरीके से समर्पित है, तो जी टीवी क्या है, या फिर स्टार का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट टेलीविजन फॉर द एशियन रीजन, इसी को स्टार कहा जाता है, इसी से स्टार टीवी होता है, सैटेलाइट टेलीविजन फॉर द एशियन रीजन। वैसे एबीपी मतलब क्या होता है? आनंद बाजार पत्रिका। ठीक है, इस सब चीज को थोड़ा सा समझिएगा, है ना। आइए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पंचशील की मुख्य विशेषता थी। इसका सही आंसर होगा देशों के मध्य मित्रता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा समझिएगा पंचशील के सिद्धांत क्या थे, थोड़ा 1-2 पॉइंट जो है हम आपको बता देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा। उत्तरी कोरिया के पश्चात भारत और चीन के बीच एक व्यापक समझौता के बीच जो है बातचीत प्रारंभ होती है, और इस वार्ता में भारत और तिब्बत के क्षेत्र में वाणिज्य और अन्य संबंधों के विषय में भारत चीन संधि 1954 को हस्ताक्षर किए जाते हैं। और इस समझौता में पंचशील के 5 समझौते में उल्लेख चर्चा होता। पंचशील के सिद्धांत जो है एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता, संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना का आचरण करना। दूसरा, अनाक्रमण अर्थात एक दूसरे के आक्रमण ना करना, एक दूसरे पर किसी भी तरीके का आक्रमण न करना, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, परस्पर समानता और मित्रता की भावना रखना, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। यही 5 सिद्धांत जो है किया गया था पंचशील की मुख्य विशेषताएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो 76 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट जो है बेंकालुरु में रूसी केंद्र से कॉस्मोस रॉकेट से 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था, और इस उपग्रह के माध्यम से भारत में उपग्रह शैक्षणिक टेलीविजन का प्रयोग शुरू हो गया था 1975 से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तो 77 का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामेश्वरम ऐसे भी जानते किस लिए प्रसिद्ध है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, और सबसे दक्षिणतम भाग भी है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, विश्व में किस देश ने स्वयं को हिंदू राष्ट्र जो है घोषित किया? इसका सही आंसर होगा नेपाल ने। नेपाल स्वयं को हिंदू राष्ट्र घोषित किया 2006 की लोकतांत्रिक क्रांति सफल के उपरांत। 18 मई 2006 को नेपाल को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया था, और फिर यह क्वेश्चन 1999 में पूछा गया था। आगे चल के 2006 में से धर्मनिरपेक्ष ही घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सिलिकन घाटी के नाम से किसे दिया गया था? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु को। ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु को, कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत की सिलिकन घाटी की संज्ञा दी गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है और खास करके सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में जो है सिलिकन घाटी बहुत प्रसिद्ध है, और भारत का जो सिलिकन घाटी है वो कौन है? तो ध्यान रखिएगा बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं? तो 80 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह बताने के लिए कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और अभी जो वर्ल्ड हिस्ट्री ऑप्शन की क्लास हो रही है उसमें जब हम आपको पुनर्जागरण पढ़ाए थे तब हम आपको बताए थे, पहले जो होते थे पोप ये बताते थे कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है, लेकिन कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, सूर्य अपने जगह पे खड़ी है, पृथ्वी घूम रही है और पृथ्वी ही सूर्य का चक्कर लगाती है। इसलिए उसे जो है जिंदा जलवा दिया गया, मार दिया गया। कहा जाता है ऐसा कई पुस्तक किसे जहर का घूंट पीना पड़ गया था। 81 नंबर में क्या है? दक्षेस। अब थोड़ा सा दक्षेस समझ लीजिएगा, अभी चर्चा में दक्षेस क्या है, फुल फॉर्म, कब से शुरू हुआ है, इसके क्या फायदे हैं, कितने कंट्री इसमें है,
इसका क्या लेटेस्ट समझौता हुआ है, इस सब चीज को थोड़ा सा आप कीजिए, मैं नहीं करूंगा। द क्षेत्र आंदोलन शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्षेत्रीय सहयोग करना होता था। बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान की पहल पर 8 दिसंबर 1985 को स्थापित किया गया था दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको दक्षेस कहा गया, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसको सार्क कहा गया, का मुख्य उद्देश्य था कि सदस्य देशों के साथ सहयोग में वृद्धि हो। कितने देश हैं, आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, सही कथन को चुनिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्टीय एक गणितीय ग्रंथ था, एकदम सही है। 5वीं सदी ईसा पूर्व के महान खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य आर्यभट्टीय गणित संबंधित ग्रंथ है। लीलावती के रचनाकार भास्कर द्वितीय थे। पंच सैद्धांतिकी के रचनाकार वहार मिहिर थे और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 399 से 414 ईस्वी के दरबार में थे। गणित सार संग्रह में शून्य को भी जो है इस संख्या में माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, तो 83 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसी तरीके से राष्ट्रगान जनगण मन के गीत के रचनाकार कौन है, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम के रचनाकार जो है बंगाली लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। सन्यासी विद्रोह की जो पृष्ठभूमि पर रचित यह आनंद मठ नामक पुस्तक जो है वंदे मातरम गीत उद्धृत है और 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था। 1896 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। नेक्स्ट है, ट्रायम्फ ऑफ द स्पिरिट नामक रचना संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सत्य है? तो 84 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सब सही है। इनकी रचना रोमी देवी है, सही है। कपिल देव जीवन, और यह क्वेश्चन 1995 का, इसलिए इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। आइए 85, इस समय जो है फिर से 83 एक मूवी आई है, तो इसलिए चर्चा में रह गया। 1983 में भारत ने विश्व कप जो जीता था वो चर्चा में, वहां से क्वेश्चन भी इसलिए नहीं इसका पूछेगा, ध्यान रखिएगा। फिर मुझे मत बोलिएगा सुजीत सर आपने नहीं बताया, क्योंकि मैं तो चिल्ला चिल्ला के सीना चीर के बताऊंगा। हमने बताया और क्वेश्चन में क्वेश्चन आया, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए बेहतर है आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जैसे कहता हूं वैसे चलिए। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निम्नलिखित में से किस कारक का योगदान नहीं है? तो 85 का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, आक्रामक राष्ट्रवाद की भावना। आक्रामक राष्ट्रवाद का संबंध में बाधक कारक है, आक्रामक नहीं हो सकते हैं। शेष तीनों विकल्प सही है, मतलब क्या तकनीकी प्रगति भी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भी और उद्योग का भी सही है। 86 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश अस्थायी सदस्य नहीं है? तो 86 का सही आंसर होगा जापान। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, जो कि अस्थायी सदस्य हैं। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शेष 10 जो है वो अस्थायी सदस्य देशों का चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। इसमें जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका चुनाव 2 वर्षों के लिए होता है। और हाल ही में भारत, आयरलैंड, मेक्सिको, नॉर्वे 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है, इसलिए यह चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। 87, वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार है, क्या है? इसका सही आंसर होगा आपसी समान दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। बस यही उद्देश्य 2005 में यह क्वेश्चन जो है पूछा गया है। नेक्स्ट है नौकरशाह का कार्य। इसका नौकरशाही का कार्य, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन भी चलाना है, मंत्रियों की सहायता भी करना, उपयुक्त में से सभी। आइए नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित यूरोपीय यूनियन देशों में से फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने वाला प्रथम कौन है? इसका सही आंसर होगा स्वीडन। और यह क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है 2015 में पूछा गया है।
2015 में पहली बार न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पर फिलिस्तीन का ध्वज लहराया गया था और इतना चर्चा में आया था कि उसी साल यह क्वेश्चन 56वां से 59वां में दाग डाला। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस या कहे तो दिव्यांग, अब तो दिव्यांग नाम हो गया, क्या गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1981 में अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के रूप में घोषित किया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान कर दी। वर्तमान में विश्व में कुल जनसंख्या का लगभग 15% जनसंख्या विकलांग है। जितनी जनसंख्या दुनिया में उसमें 15% जो है विकलांग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो 91 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना की। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की महत्वपूर्ण योगदान है, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। इन महिलाओं में सरला देवी हो गया, प्रभावती देवी हो गया, राजवंशी देवी हो गया, सुनीति देवी हो गया, राधिका देवी हो, सब प्रसिद्ध है। प्रभा देवी पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो 92 का सही आंसर होगा समाजवादी। उस समय चर्चा में थे, 2001 और 2 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो 93 का सही आंसर होगा श्रीमती राम प्यारी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम राम प्यारी देवी था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राम प्यारी देवी ने बांकीपुर में सभा को संबोधित किया और लोगों से सरकारी नौकरी छोड़ने का आह्वान किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका था, इसलिए इनका नाम आ गया था, जगत नारायण की पत्नी राम प्यारी के। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। जब चंद्र बीच में होगा तभी सूर्य ग्रहण लगेगा। क्लियर है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का कुछ हिस्सा जो है दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। आइए नेक्स्ट है 95, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है, सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर ए। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे कम होती है और सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को दोनों गोलार्ध में दिन और रात की अवधि जो होती है वो इक्वल होती है। तो दोस्तों ये टोटल के टोटल 95 क्वेश्चन मिसलेनियस थे जो अब तक के बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन थे। हमने क्वेश्चन को अच्छे से समझाया, आपको सिखाया। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ को पूरी तरीके से एक टर्निंग पॉइंट में ला दे। अगर अब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो रहा है तो ये वीडियो 1-2 नंबर से जो प्रीलिम्स रुक रहा है वो अब रुकने नहीं देगा। बस सहयोग कीजिए, साथ दीजिए। वीडियो अगर देख लिया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी हम वीडियो बना पाएंगे और तभी हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि जितना दूर तक जाएगा तब बनाने में भी एक अंदर से उल्लास पैदा होता है कि चलो वीडियो लोगों के तक जो है कमाल कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इससे बेहतर लाभ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।